Dear students, welcome to the series of geometrical optics. Geometrical optics is also known as ray optics. हम इस सीरीज में पहले प्लेन मिरर से शुरू करेंगे. बेसिक चीज़ें हैं. ये पहला लेक्चर है और प्लेन मिरर को हम 2 या 3 लेक्चर हमें कवर करने में लगेंगे. पहले लेक्चर के लिए इस वीडियो का जो सारांश है वो आपको PDF नोट्स में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. याद रहे कि ये जो नोट्स है वो रिवीजन के लिए है. मेनली आपका अंडरस्टैंडिंग आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो होगा. एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू डाउनलोड यू आल्सो सब्सक्राइब. तो शुरू करते हैं हम. रोड मैप देखो आज का. जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और जो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या रियल है क्या वर्चुअल है उसको क्लैरिफाई करेंगे. फिर आपने जो 10th में भी आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक है वेक्टर फॉर्म ऑफ, वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. और प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है बेसिक, उसको हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे. अब इसमें प्री रिक्विजिट है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, इतना आए तो वेल एंड गुड. वेक्टर्स, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं तो थोड़ा डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए. और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो इसका जेई रिलेवेंस ये है कि पूरे चैप्टर में 10 to 12% वेटेज है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का. एडवांस में भी पूछा जाता है. और प्लेन मिरर जो है ना वो इस पूरे चैप्टर के लिए हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन है. ओके, क्योंकि इससे आपको रिफ्रैक्शन भी समझ में आएगा और लेंस सिस्टम भी समझ में आएगा. तो we may start with the basic question, what is light? well, मोटे मोटा आप ये डिफाइन कर सकते हो कि light is a form of radiant energy emitted by the excited atoms that can cause sensation of the vision in a normal human eye. Okay, this is as long as theoretical definition is concerned. अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे की तरह ट्रीट करेंगे. और रे का मतलब है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करेगी. और इससे ना हम जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन है ना, ये सारी चीज़ें हम समझा पाते हैं. इसमें मेन है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम है ना. आपको रे डायग्राम और जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है तो ये आसान है. नाउ लुक एट व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे वेव की तरह है ना. और जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी जो आप बाद में हम चैप्टर में देखेंगे, ये फिनोमिनन आप समझ पाओगे अगर हम वेव ऑप्टिक्स के रूल्स, रेगुलेशंस, इक्वेशंस लगाएंगे है ना. तो ऐसा रफली आप ये मानो कि लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ही छोटी है नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स है. तो जब कभी भी लाइट का वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ सिमिलर होता है तो उस इंटरेक्शन के लिए वेव ऑप्टिक्स को ही पढ़ना पड़ता है. हालांकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो हम मिरर लेंगे तो मिरर तो काफ़ी बड़ा होता है. लाइट की वेवलेंथ तो 10 to the power -10 मीटर है ना, 4000 to 7000. ठीक है, चलो जेई में क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो कैलकुलेशन हेवी है. जैसे आपको साइन कन्वेंशन, इमेज ट्रेसिंग, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, ये सारी चीज़ें. तो हम यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं. फंडामेंटल मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कौन देख सकेगा, कहाँ देख सकेगा, कितनी दूर तक देख सकेगा, ये सारी चीज़ें हैं. तो पहले है कि भाई ऑब्जेक्ट रियल है
या वर्चुअल है, इमेज रियल है वर्चुअल, इसका पहले क्लैरिटी ले लें। तो देखो, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ रेस विच इज वी कैन से ऑप्टिकल एलिमेंट पे वो रेस टकराएंगे। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज भी हो सकता है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड मतलब मैनी पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर। तो देखो डायग्राम में देखो कि रियल ऑब्जेक्ट जो है वहां से कितनी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट। ऑप्टिकल एलिमेंट पे हमें 2 रे चाहिए होती है टू मेक द इमेज। तो देखो ये रियल ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल एलिमेंट में जो रियल ऑब्जेक्ट है वो डाइवर्जिंग रे भेजता है। तो जनरली यू कैन से कि दिस इज द सिचुएशन फॉर रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में देखो कि रे जहां से आ रहा है वो तो डाइवर्जिंग है, वी डू नॉट नो वेयर द ऑब्जेक्ट इज, बट वी कैन एक्सटेंड इट बियॉन्ड द मिरर विच इज ऑप्टिकल एलिमेंट। प्लेन मिरर यहाँ पे है, और वो जहां मीट करेंगे वहां हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं वो। सो यू सी दीज आर कन्वर्जिंग रेज, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, एंड रफली यू कैन से कि दे आर द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार और आगे बढ़ते हैं आप। तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या है, तो पहले डायग्राम देखो यहाँ पे राइट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में डायग्राम। जैसे लेंस आपको पता है, डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया है, तो रेज कन्वर्ज होके एक्चुअली मीट होती है, मतलब है ना, जो ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट होने के बाद की बात है। तो ये रेज जो है वो कन्वर्जिंग है, देयर फॉर रियल इमेज। सिमिलरली देखो ये मिरर पे जो रेस टकराती है वो तो पीछे जाती है और पीछे तो डाइवर्ज होती है। सो देयर फॉर वी कैन से दिस इज द वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने उसे एक्सटेंड किया है पीछे की ओर। तो यू कैन सिमिलरली यू कैन से कि रिफ्लेक्टेड रे जब कन्वर्ज होती है एक्चुअली तो वो रियल है, उल्टा है ऑब्जेक्ट से। और जब डाइवर्ज होती है ना, डाइवर्ज कब होती है, रिफ्लेक्टेड रे की बात है। इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड मतलब आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है ना। 10th में आपने सिर्फ वर्चुअल इमेज पढ़ा था, नाउ देर इज वन स्टेप अहेड। ठीक है, तो लेंस के लिए बाद में देखते, चलो आगे बढ़ेंगे अभी। तो देखो जेई में ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, दोनों रियल या वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। तो नेचर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस है, क्या है, मिरर है, और वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां से आपका शुरू होता है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि ऑब्जेक्ट से कितने रे इमिनेट होते हैं, इनफाइनाइट। रे डायग्राम के लिए और इमेज लोकेशन के लिए कितने रे हमें जरूरी है, 2 रेज हमें जरूरी है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बेसिक ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टर्निंग बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना, ये डेफिनेशन है फॉर योर रेफरेंस, उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सीबीएसई के लिए है कि अगर स्मूथ सरफेस है तो देखो डायग्राम में जो पैरेलल रेज है तो वो पैरेलल ही रहेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर। लेकिन देखो डिफ्यूज रिएक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में रेस तो पैरेलल थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस देखो हर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज। ये इसलिए है क्योंकि ये जो आपको वेवी नेचर दिखा है ना, वो जूम इन करके दिखाया है। जब सरफेस इरेगुलर होती है तो उसके नॉर्मल भी कई डायरेक्शन में फैल जाएंगे। तो नॉर्मल अगर अलग अलग डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, जैसे कोप्लेनारिटी है, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड देखो डायग्राम में तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरा लॉ है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना। ये एंगल आई किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ। आर भी नॉर्मल के साथ। एक चीज आप देखो कि ग्लांसिंग एंगल किसको कहते हैं, तो ये जो अल्फा दिखा है ना उसको ग्लांसिंग एंगल कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे के लिए ग्लांसिंग एंगल बीटा कह देंगे हम। और देखो अगर आई इक्वल टू आर है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होना ही चाहिए, है ना। तो ये ग्लांसिंग एंगल हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में काम आते हैं। अब ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, तो ये भी याद रखो कि वो 90 माइनस आई होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जरूर काम आएगा, ठीक है। तो आप देखो जेई में यूजुअली नॉर्मल्स नहीं दिए गए होते हैं, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। जहां पे इंसिडेंट रे टकराया है वहां से आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। वहां से फिर इंसिडेंस मेजर करो। देखो स्पेशल केस है कि नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आई जीरो लेना पड़ेगा, है ना। तो रे कहाँ जाएगा? जहां से आया वहां जाएगा। ये भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए काम आता है। एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, जो प्रिज्म और रिफ्रैक्शन में हमको ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ग्रेजिंग मतलब I90 ले लो, मतलब सरफेस को बिल्कुल ग्रेज करते हुए जाएगा वो। देखो यहाँ पे I90 लोगे तो मिरर को जो ब्लू एरो है वो सीधा पैरेलल हो जाएगा, उसको टच करता हुआ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म, ये बड़ा एक बार देख लेते हैं फिर इसका यूज देखेंगे। पहले देखो डायग्राम, ब्लू एरो है हमारा इंसिडेंट, उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको ई आई कैप कहा है। फिर रेड ई आर है तो उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने ई आर कैप कहा है। नॉर्मल को यूनिट डायरेक्शन है एन कैप। सिमिलरली ये जो टी कैप है ना वो हॉरिजॉन्टल है ना, उसको भी हमें काम आएगा। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को थीटा कहा है, ठीक है। अब ई आई कैप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट है। एक तो टी कैप में, तो टी कैप में वो साइन थीटा टी कैप हो जाएगा, और नॉर्मल के डायरेक्शन में माइनस कॉस थीटा एन कैप। माइनस क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर है जबकि ब्लू एरो नीचे है। सिमिलरली आप ई आर को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो एंड इजी फॉर यू टू सी, इट इज साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस। अब आपको याद क्या रखना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तभी तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। ओके, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें ई आर माइनस ई आई मिला है 2 कॉस थीटा एन कैप। अब नोट करो कि ई डॉट एन क्या होता है ना, ई आई डॉट एन। तो दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी यहाँ पे 1 है, तो सिंपली कॉस थीटा रहा यहाँ पे, है ना। और थीटा क्या है इन दोनों के बीच, आपको टेल टू टेल रखना पड़ेगा थीटा के लिए, तो थीटा यहाँ पाई माइनस थीटा है। गॉट इट। सो देयर फॉर ई डॉट एन माइनस कॉस थीटा है। ओके, तो यहां से हम कॉस थीटा जो ऊपर वाली फॉर्मूला है उसमें हम कॉस थीटा ई डॉट एन रख सकते हैं। तो यहां से वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें निकल के आता है कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट डायरेक्शन है ना, जो यूनिट वेक्टर है मतलब उस डायरेक्शन में वो ई आई कैप माइनस 2 ई डॉट एन इन टू एन कैप। समझ गया आप? इसको याद रखना है आपको। अब ये मोस्ट पावरफुल टूल है क्योंकि कई बार 3D में आपको आई कैप जे कैप में चीजें दी हुई होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालेंगे 3D में? तो इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन निकलता है। देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम 1 में आपको इंसिडेंट रे दिया है 3D में, ठीक है, और आपको इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस इस पॉइंटिंग अलोंग दिया। अलोंग मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में है
तो इसका मतलब है उसका भी यूनिट वेक्टर निकाल लो, ई आर कैप पूछा है। तो पहले तो इंसिडेंट डायरेक्शन दी है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एन कैप दिया है, तो ई आई कैप कैसे निकलेगा? जो दिया है वो ई आई कैप नहीं है, वो तो डायरेक्शन है पूरी की पूरी, मतलब सारे कंपोनेंट दिए हैं। तो ई आई कैप के लिए हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो ई आई कैप निकल के आया। अब हमें ई डॉट एन चाहिए था ना फॉर्मूला में, तो ई डॉट एन के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और कुछ नहीं करना है। तो आप आप पॉज करके इसको देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट एज आई सेड इज अ प्री रिक्विजिट। चलो फिर हम फॉर्मूला में लगा देंगे इसको। तो ई आई कैप माइनस 2 टाइम्स ई डॉट एन जो भी वैल्यू थी, और एन कैप है, तो अब मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपल अब तो, है ना। तो ये अब सिंपल अलजिब्रा है। तो यहां से आपका ई आर कैप जो है वो माइनस बी आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस सी के कैप ना, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, तो ये जो ई डॉट एन ब्रैकेट के बाहर एन कैप है ना, वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है, वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन। चलो, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है जो एडवांस में भी पूछा जा सकता है, जेई में भी पूछा सकता है ना। अब इसको एक बार और देखोगे तो आसान हो जाएगा। इसको इसलिए सॉल्व करते हैं कि 3D में आपको वेक्टर का इंसिडेंट डायरेक्शन मैथमेटिकली ही आसान रहता है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में है वो ऐसे ही मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर में पहले तो ये देखो, उसकी डेफिनेशन है कि ग्लास प्लेट को अगर एक साइड पे सिल्वर करे तो दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, और मोस्टली इमेजेस आर वर्चुअल फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट एंड दे आर बिहाइंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है पहले से। तो इमेज डिस्टेंस डी दोनों का सेम है, देखो डायग्राम में। इरेक्ट होती है इमेज अपराइट, वर्चुअल होती है ना, यू कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन। इसका मैग्निफिकेशन जो है 1 m = 1 रहेगा, क्योंकि दोनों की साइज सेम है। यहाँ इतना याद रखो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल होगी। ठीक है, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन पे अभी आएंगे हम। पहले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा, इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट के लिए उसकी एक इमेज होगी। एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट से 2 रे निकालो, हमारा काम होगा। पर यहाँ देखो, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल है मिरर से तो इमेज भी इरेक्ट और सेम साइज की बनती है, और हर एक पॉइंट आसानी से मैप हो जाता है। ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट राइट साइड पे देखो परपेंडिकुलर टू मिरर है तो यहाँ इन्वर्टेड हो जाता है, और यही एक्चुअल लेटरल इन्वर्जन है। मतलब जो पॉइंट नियरेस्ट था ना मिरर के, वो भी इमेज में नियरेस्ट होगा, इतना याद रखो आप। ठीक है ना, यहाँ से आसान, यही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये जो नियरेस्ट पॉइंट है वो नियरेस्ट रखो, ऑब्जेक्ट का भी मिरर से नियर, इमेज का भी नियर। ओके, तो ये जब 3D ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखते हो ना, तो डेप्थ उसकी इन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो मिरर से बहुत दूर था वो इमेज में भी उतना ही दूर चला जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये लेटरल इन्वर्जन हो गया है। अब 3D में ये लेटरल इन्वर्जन आई को लगता है कि लेफ्ट राइट स्वैप हो गया है। समझे आप, लेफ्ट राइट इज आवर इंटरप्रिटेशन। एनीवेज, लेटरल इन्वर्जन का मतलब तो यह है कि इमेज को जैसे मैंने दिखाया इन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम मिरर हाइट नीडेड फॉर अ पर्सन टू सी देयर फुल इमेज। तो इसके लिए ना आपको
पहले तो फुट देखो, डायग्राम को देखो, फुट का पॉइंट है, हेड का पॉइंट टॉप वो है, आई का पॉइंट हेड से नीचे है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर मिरर क्या है, मिरर की लेंथ यहाँ पे पी और बी दी हुई है, ठीक है। और सेक्शन ए बी जो है वो भी मिरर का है, ऊपर भी मिरर होगा, मिरर लंबा है, लेकिन कितना चाहिए, तो एक्चुअल जो दिखाया है ना वो पी बी उतना चाहिए। तो वो उसका रिजल्ट तो देखो, एक्चुअली जो भी पर्सन की हाइट होती है ना उससे आधा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे वो ऐसे आता है। तो आप क्या करो कि पर्सन का जो फुट है वो आपको देखना है पूरा, तो यू विल से फुट से आप रे आई के लिए, आई में जाने के लिए कैसे ड्रॉ करोगे रे डायग्राम, देखो फिगर में देखा आपने। तो अगर आप कहीं भी दूसरी पर रे डालोगे तो वो आई में नहीं जाएगी, क्योंकि आई इक्वल टू आर होना चाहिए। तो ये जो अब ये जो ट्राइंगल दो दिखेंगे ना आपको, एफ बी एम और ई बी एम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप हेड से भी जो भी रे निकलेगी वो आई में जाने के लिए पी पे ही टकरानी चाहिए, दूसरी और कहीं टकराओगे तो वो रे आई में नहीं जाएगी, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू, तो वो दो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्पल डॉट दिया है, आप वहां से रे आई में पहुंचाने की कोशिश करो, है ना। और मिरर के ऊपर पीबी जो है वहां से कहीं और टकराओ, आई में जाएगी नहीं वो, है कि नहीं। तो वो भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आई करोगे तो समझ में आता है कि इस तरह से आप सारे पॉइंट देखो तो पी और बी के बीच ही आपके हेड से फुट से लेके जितने भी पॉइंट है वो पी और बी में अगर है तो आई में आपको वो जा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बची तो ज्योमेट्री है, जैसे यहाँ पे देखो बी सी, देखो बी सी, सी देखो कहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन, तो बी सी मतलब एफ ई का आधा हो गया, है ना, क्योंकि बी सी ई और ई एम बी कॉन्ग्रुएंट है, और बी एम एफ भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे समझ में आता है कि बी सी हैज टू बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ ई। सिमिलरली सी पी, देखो मिरर में सी पी हैज टू बी 1/2 ऑफ ई एच, ओके। एज आई सेड ट्राइंगल है, प्री रिक्विजिट है आपको, टेन थीटा से टेन आई इक्वल टू टेन आर करके भी देख सकते हैं, लेकिन इक्वल एंगल्स है, शेयर्ड बेस है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, आसान है। तो यहां से आपको ये रिजल्ट आता है कि मिनिमम मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, और कहां पर रखा है मिरर वो भी देखो, h/2 हाइट पर रखना पड़ेगा, तभी वो पूरी इमेज दिखेगी, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम अच्छा है, आप इसको पॉज करके एक बार रे डायग्राम खुद से ड्रॉ करें। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, यहाँ पे दो मिरर दिए हुए, एक ब्लू है M1, रेड है M2, दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे को, है ना, नीचे O की तरफ अगर इनको एक्सटेंड करो तो मिलेंगे, और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब लाइट रे पैरेलल टू M2 आ रही है, जो ग्रीन कलर की लाइट रे है ना, और M1 पे टकराती है, और देख, और बोला है कि थर्ड रिफ्लेक्शन ट्रेसिस बैक, तो थर्ड रिफ्लेक्शन ट्रेसिस बैक का मतलब आपको पता है कि ट्रेस बैक जब कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर गिरेगी, और थीटा हमें फाइंड करना है, समझे आप। प्रॉब्लम को एक बार पॉज करके पढ़ो। चलो अब मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, पहले आप नोट करो कि ब्लू मिरर और रेड मिरर के बीच एंगल थीटा है, तो ब्लू मिरर और रेड, ये जो ग्रीन लाइट इंसिडेंट है, उनके बीच एंगल क्या होगा, थीटा होगा, श्योर, है ना। देखो
अब ये एंगल ON2 N3 जो है वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हमने ऑलरेडी बताया कि ये ग्लांसिंग एंगल है। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा। ग्लांसिंग एंगल 90 माइनस थीटा यहाँ पे ऐसे आया है कि जो ट्राइंगल आप लोगे ना ON2 N3, तो N3 तो राइट एंगल है, क्योंकि वहां से तो ट्रेस बैक हो रहा है, मतलब वो 90 है, तो ग्लांसिंग एंगल हमारा 90 माइनस थीटा आया। समझ गए इसको? दो ही चीजें यहाँ पे समझनी है आपको। एक तो एंगल ON2 N3 90 माइनस थीटा कहाँ से आया, और वो ऊपर वाला जो एंगल दिखाया है मिरर के साथ वो भी थीटा है। अब आपको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल N1 N2 N3 है ना, उसमें ये ट्राइंगल पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि एंगल N1 N2 N3 जो है वो 2 थीटा होना चाहिए, क्योंकि ग्लांसिंग एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब नॉर्मल के बीच एंगल थीटा हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच, तो टोटल एंगल 2 थीटा होगा। समझे आप? यहाँ पे पॉज करके देख लो एक बार, है ये इतना ही है इसमें। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ग्लांसिंग एंगल हमने देखा 90 माइनस थीटा है, तो एंगल N1 N2 N3 2 थीटा हो जाएगा। और अब ट्राइंगल N1 N2 में आप सारे एंगल्स प्लस करोगे, है ना, क्योंकि वो ऊपर वाला एंगल थीटा ही था, ग्लांसिंग एंगल है वो भी, है ना, ऊपर वाला एंगल थीटा था। तो थीटा प्लस 90 प्लस 2 थीटा, 90 इसलिए क्योंकि रिट्रेस हो रहा है, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसे में कि रे डायग्राम ड्रॉ करो। ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 करो, ग्लांसिंग एंगल निकालो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पता है तो आपको सारे एंगल मिल जाएंगे। ओके, तो ये ज्योमेट्री का बेसिकली पैटर्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इमेज पोजीशन है, अच्छा सम है ये, एक्चुअली आपको फील्ड ऑफ व्यू के लिए है। देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ओके, P, Q एंड R 3 पोजिशंस दिए हुए हैं where the image may be seen। ठीक है, ऑब्जर्वर ए सीज द इमेज एट Q। ठीक है, ऑब्जर्वर ए Q पे देख रहा है। वेयर डज ऑब्जर्वर बी सीज द इमेज, है ना। अब यहाँ पे देखो, इमेज तो एक ही जगह पे बनती है, आपको पता है, तो जहाँ जो भी ऑब्जर्वर होगा वो तो उसको वहीं उसी जगह पे देख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है प्लेन मिरर इमेज इज फिक्स्ड, और वो डी मिरर इमेज है ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ये याद रखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होती है। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स पोजीशन, ऑब्जर्वर कहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। अब डिफरेंट ऑब्जर्वर मे रिसीव रेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिरर, और ये जब आप एक्सटेंड करोगे तो सेम इमेज पे, है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ऑब्जर्वर भी अगर देख पाता है इमेज को तो वो वहीं पे देखेगा, ठीक है। और अगर नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। अब हम फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे आगे। चलो, तो जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट आपको फील्ड ऑफ व्यू पे देता है, हम लेक्चर 1B में देखेंगे। बट इमेज तो सेम लोकेशन पे रहेगी, अगर दिख रही है तो वहीं दिखेगी, नहीं वरना नहीं दिखेगी। ये एक आपको प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था ना, तो जो बच्चे गलती करते हैं ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो कि -2 0 पे ऑब्जेक्ट रखा है, आप इसको सॉल्व करो कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है,
ऐसा मत करना कि बराबर +2 पे इमेज बना देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपको होमवर्क है। कमेंट करो एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 4 वही है जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी वंस फुल इमेज है ना। यहाँ पे अगेन एक बार आप इसको रिपीट करो। फुट कहाँ है, आई कहाँ है, हेड कहाँ है। क्या करना है आपको, फुट से एक इमेज, एक रे निकालो जो आई में जानी चाहिए, तो वो वहीं टकराएगी जो बी है, कहीं और टकराएगी तो आई में जाएगी नहीं। सिमिलरली हेड से एक इमेज, एक रे निकालो जो आई में जाए, तो वो आई में तभी जाएगी जो पी पे टकराएगी। ठीक है, तो ये जो पी भी है ना, वो मिरर आपको मिला। अब बॉडी का किसी भी पॉइंट आप किसी और जगह पे टकराओगे तो आई में नहीं जाएगी। आप और उसका रिवर्स करो कि बॉडी का कोई भी पॉइंट अगर इस मिरर के बीच टकराओगे तो आई में जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो हाइट ऑफ बी अबाउ द ग्राउंड क्या होगा, Fe/2 है ना। ये अब ट्राइंगल से आप पॉज करके देख लेना, क्योंकि सारे ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब ऊपर वाला एच ई जो है, तो उसका हाइट भी हम अगर निकालना चाहे तो पी का हाइट हमारा निकल के आएगा, ई तक तो सीधा है, ग्राउंड से हम मेजर कर रहे हैं, प्लस HE/2, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो HE/2। तो आई हाइट से यू कैन से, मतलब ई हमारी आई हाइट है, प्लस टोटल हाइट h माइनस E/2, ग्राउंड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से आपका जो मिरर सेक्शन नीडेड है वो BP, वो ऐसे कैलकुलेट करो कि P ऊपर वाला हाइट माइनस नीचे वाला हाइट B, तो P तो E के ऊपर है, और ये B आपका आया है, इसमें H-E/2 ऐड करना पड़ेगा तभी P मिलेगा आपको। ओके, ई के लेवल से ऊपर वाला पार्ट है ये, और उसमें से आपने E/2 जो है वो डिडक्ट किया है, तो तभी एग्जैक्टली BP मिला है, विच इज करेक्ट। तो यहां से आपका H/2 आया है, तो मिनिमम हाइट आपकी H/2 आती है। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है, कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं। और ये भी है कि ये H/2 तो आया है, लेकिन कहाँ पे है, कहाँ पे रखना है, तो आई की हाइट जो है ना, वहां से आधा आपको ऊपर रखना है ग्राउंड से, तभी वो, नीचे रख दोगे मिरर तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको पॉज करके एक बार कर लो तो आपको रे डायग्राम का थोड़ा सा होगा। ये भी एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए है। यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, R रेडियस है जिसका, और दिया यह है कि पॉइंट P पे इंसिडेंट है रे, और रिफ्लेक्शन के बाद पर Y को पैरेलल हो जाती है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, इससे ये आपको फील देता है कि वाई दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। तो हम समराइज कर लेते हैं कि हमने ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस देखे, एक ज्योमेट्रिकल जहाँ पे रे स्ट्रेट ट्रैवल करता है, स्ट्रेट इसलिए करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज जो है मिरर की बड़ी है, और वे फिजिकल वेव्स में वो हम वेव ऑप्टिक्स में एंगस्ट्रॉम में अगर ऑब्जेक्ट साइज है तो दोनों का इंटरेक्शन में हमको उसको वेव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये भी देखा कि रियल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जनरली डाइवर्जिंग रे होता है, वर्चुअल कन्वर्जिंग होता है ना जनरली। अब
इमेज रियल तब होता है जब रे कन्वर्ज होते हैं। कौन से रे? ये रिफ्लेक्टेड रे की बात है। वर्चुअल तब होता है जब वो डाइवर्ज होता है। और ये कौन से रे? अगेन रिफ्लेक्टेड। ऑब्जेक्ट के लिए हम इंसिडेंट रे की बात करेंगे और इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है वो देखा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है देखा, है ना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ग्लांसिंग एंगल, वेक्टर फॉर्म भी हमने देख लिया है। इसको याद रखो, ई आर इक्वल टू ई आई माइनस टू ई आई डॉट एन कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और बाहर का जो है वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना। प्लेन मिरर के लिए चार चीजें हैं, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज होता है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। हाफ मिरर का रिजल्ट है कि मिनिमम हाइट h बाई टू है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है और उसको h बाई टू हाइट पे रखना है ग्राउंड से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड ऑफ व्यू क्या है, रोटेशन ऑफ मिरर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, मल्टीपल मिरर में आपको ट्रिक भी दिखाएंगे और दो इंक्लाइंड मिरर के बीच कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लेन मिरर का सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। थैंक यू एंड कीप इन टच।